सोनपुर नाम का एक गांव था जहां पर हर्ष अपने पत्नी सुरेखा के साथ रहा करता था। हर्ष गांव-गांव जाकर बर्तन बेचने का काम किया करता था। एक दिन हर्ष बर्तन बेचने के लिए बर्तन की टोकरी अपने सर पर रख ही रहा होता है, तभी उसकी पत्नी सुरेखा कहती है, आप बर्तन बनाना छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर आजकल आपके बर्तन खरीद कौन रहा है? खरीद तो कोई नहीं रहा है। बर्तन बनाने और बेचने के अलावा और कोई काम कर भी तो नहीं सकता ना। मगर हम भूखे भी तो नहीं रह सकते ना पतिदेव। आज मुझे जाने दो। अगर आज कमाई नहीं हुई तो मैं सारे बर्तन पानी में फेंक दूंगा और कोई दूसरा काम देख लूंगा। जब वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी उनके घर के पास आकर हर्ष को आवाज लगाता है। हर्ष भैया, ओ हर्ष भैया। हर्ष बाहर जाता है। अरे क्या हो गया? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? प्रधान जी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। मगर क्यों? कोई आफत आन पड़ी है क्या? वो सब मैं नहीं जानता। एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठक है। तुम चलो, मैं भी अभी आता हूँ। हर्ष अंदर जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? क्या कह रहा था वो आदमी? सारे गांव वालों को प्रधान जी ने बैठक में बुलाया है। चलो, हमें वहां जाना होगा। हर्ष सुरेखा को लेकर प्रधान जी के बैठक में जाता है और देखता है प्रधान के साथ साथ गांव की जमींदारनी भी वहां खड़ी है। ये जमींदारनी यहाँ क्या कर रही है? पहले तो इसे गांव के मसलों में कभी नहीं देखा। जाने दो, देखते हैं प्रधान ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। गांव वालों, एक आफत आ पड़ी है। सरकार हमारी जमीनें एक विदेशी कंपनी को बेच रही है। क्या? मगर सरकार हमारी जमीनों को विदेशी कंपनी को कैसे बेच सकती है? हमारे पास तो जमीन के कागजात भी हैं। यही कारण है कि तुम अनपढ़ हो। सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार तुम सबकी जमीन लेकर एक छोटा मोटा घर दे देगी, और क्या। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे पास हमारे बाप दादाओं की खेती है। सरकार उसे कैसे बेच सकती है? धैर्य रखिए। मुझे पता है कि आप सब परेशान हो रहे हैं, मगर हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। अगर हमें इस सब से निकलना है तो हमें जमींदारनी जी की बात माननी पड़ेगी। मेरे पास एक उपाय है। तुम सब अपने घर और खेतों को मेरे नाम कर दो। जब सरकार विदेशी कंपनी को ज़मीन बेचने आएगी, मैं उन्हें ज़मीन बेचने नहीं दूंगी और यह मामला उच्च न्यायालय तक लेके जाऊंगी। क्या यह सही रहेगा? क्या पता जमींदारनी हमारे ज़मीन कभी वापस ही ना दे। मत दो, आप सबकी ज़मीन सरकार को चली जाए, मुझे क्या। गांव वालों, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जैसा जमींदारनी कहती है हमें वैसा करना होगा। सारा गांव यह बात मान लेता है और अपने घरों से कागजात लाकर गुल्लू को दे देते हैं। गुल्लू सारे जमीन के कागज लेकर जमींदारनी को दे देता है। जमींदारनी जी, आपने एक ही बार में सारे गांव वालों की जमीन अपने नाम पे कर ली। क्या मूर्ख बनाया है सबको, मानना पड़ेगा आपको। ये गांव वाले कितने बेवकूफ़ है ना। इनके साथ साथ प्रधान भी हमारी बातों में आ गया। कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव वाले देखते हैं सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। प्रधान जी, आपके कहने पर हमने सारे जमीन उस जमींदारनी के नाम पर कर दिए हैं, पर सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर अभी तक जमींदारनी जी बैठक में नहीं आई। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतने में जमींदारनी और गुल्लू वहां आ जाते हैं। चलो जल्दी से घर खाली कर दो। खाली नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सारा घर अब मेरे नाम पर है। घर के सारे पेपर अब मेरे पास हैं। ये आप क्या कह रही हैं जमींदारनी जी? ओ प्रधान, घर खाली करो तुम भी। मगर हम जाएंगे कहाँ? कहीं पर भी जाओ, पर घर खाली कर दो।
3 दिन है तुम लोगों के पास, बस 3 दिन। चल गुल्लू। जमींदारनी वहाँ से चली जाती है और गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? हमारे पास तो केवल ये बर्तन ही बचे हैं। आज इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेगा उससे बाहर कहीं रह लेंगे। हर्ष बर्तन को सिर पर रखकर उन सभी थालियों को बेचने चला जाता है। एक भी बर्तन ना बिकने की वजह से वह उदास होकर जंगल के रास्ते घर वापस आ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। क्यों होते हो परेशान? क्या यह वक्त परेशानी का है? जी आप? मैं हूँ बुढ़िया, जादू कर दूंगी, बर्तन के बनाऊंगी घर। बोलो क्या है तुम्हारी टोकरी में? मेरे पास तो बर्तन के नाम पर बस यह थालियाँ ही है। बुढ़िया हर्ष को वह जादुई छड़ी दे देती है और कहती है, जा गांव में सबको यह थाली दे और इस पर छड़ी घुमा। यह थाली घर में बदल जाएगी और जहाँ चाहोगे वहाँ चली जाएगी। इतना कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। हर्ष अपने गांव पहुँचता है और अपने पत्नी से सारी बातें बताता है। वह टोकरी से एक प्लेट निकालता है और उस पे छड़ी घुमाता है। जैसे ही छड़ी घुमाता है वहाँ थाली पर एक घर बन जाता है। सच में घर इस थाली पर बन गया जैसे उस जादूगर बुढ़िया ने कहा था। हर्ष प्रधान के पास जाता है और सारी बातें बताता है। हर्ष गांव वालों के लिए थाली पर घर बनाकर दे देता है। वो लोग थाली पर घर बना रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? आपके पास कोई तरकीब है? हाँ, उस हर्ष से उसकी जादुई छड़ी लेनी पड़ेगी। मगर हम उससे छड़ी कैसे लेंगे? उसका घर तो थाली पर है। तो क्या हुआ, हम उसके घर से चोरी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारी शकल चोरों से मिलती है। रात हो जाती है। जमींदारनी और गुल्लू हर्ष के थाली घर में पहुंचते हैं। चलो उस छड़ी को ढूंढो जल्दी। हाँ मालकिन, मगर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हर्ष और उसकी पत्नी यहाँ क्यों नहीं हैं? अच्छा तो है, वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अब हम आराम से छड़ी ढूंढ सकते हैं। गुल्लू को छड़ी मिल जाती है। मालकिन, छड़ी मिल गई है, इस तकिए के नीचे है। ला, वह छड़ी मुझे दे। जैसे ही जमींदारनी वह छड़ी लेती है, हर्ष का थाली घर आसमान में ऊंचाई पर चला जाता है। हम इतने ऊपर कैसे आ गए? गुल्लू, क्या किया तूने? मैंने क्या किया मालकिन? तभी जमींदारनी को एक आवाज सुनाई देती है और वह नीचे देखती है। जमींदारनी ऊंचाई से अपने जमीन और घरों को देखकर कैसा लग रहा है? मजा तो आ रहा है ना? प्रधान, तुम मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे ओ जमींदारनी, तुम्हारे हाथों में जो छड़ी है वह नकली है। असली छड़ी यहाँ है मेरे पास। पहले तुम वादा करो, तुम हमारी ज़मीन और हमारे कागजात हमें वापस करोगी, तभी हम तुम्हें नीचे उतारेंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं सबके ज़मीन और खेत कागजात सब वापस कर दूँगी। बस तुम मुझे नीचे उतारो। सच में? हाँ, सच में, मैं सब कुछ वापस कर दूँगी और सारे बुरे काम छोड़ दूँगी। बस तुम मुझे नीचे उतारो।